नमस्ते दोस्तों। ये रे ऑप्टिक्स सीरीज का पार्ट 7 है और पिछले के 6 पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है रिफ्लेक्शन को डिटेल से। और हम लोगों ने रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन सरफेस वाले केस को भी देख लिया है। और इससे पिछला पार्ट जो पार्ट 6 था उसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस से रिलेटेड कई क्वेश्चंस किए थे, तो उसको जरूर जा करके आप देखें। उससे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे रिफ्लेक्शन वाले वो क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है एग्जाम में ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट को, लेकिन लाइट तो मल्टीक्रोमेटिक भी हो सकता है। तो इस वीडियो के लास्ट में हम लोग उस केस को भी देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म को और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूं जो कि जनरली आपको कहीं देखने के लिए तो नहीं मिलते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उससे आ सकते हैं। तो उसी तरह से इस वीडियो में जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, उस फैक्ट का नाम है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब कि अगर लाइट रे को हम रिवर्स कर दें तो वो सेम पाथ फॉलो करती है जो पहले फॉलो कर रही होती है। तो चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। तो मान के चलिए ये लाइट रे जो कि इस प्रिज्म पे फॉल कर रही है वो दो बार रिफ्लेक्शन, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ होकर के बाहर इमर्ज हो गई। और लेट से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था और एंगल ऑफ इमरजेंस ई था। तो अगर हम लोग यहाँ पे तो हम लोग लेफ्ट से लाइट को फॉल करवा रहे हैं और राइट साइड से लाइट इमर्ज हो जा रही है, लेकिन अगर हम लोग इसके उलट करें, अगर हम लोग राइट साइड से लाइट को फॉल करवाएं, लेकिन ध्यान दें एंगल ऑफ इमरजेंस जितना पहले था उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस अब होना चाहिए, तो ये बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करेगी और आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। और जो एंगल ऑफ इमरजेंस फाइनल होगा वो पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये फेनोमेनन सिर्फ प्रिज्म के केस में नहीं, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, प्रिज्म, ग्लास स्लैब, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप लेकर के आइएगा और अगर आप उस पर लाइट रे को रिवर्स कीजिएगा तो वो एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करती है। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे दैट परफॉर्म्ड एनी फिजिकल नॉट ऑप्टिकल फेनोमेनन, देन इट विल जस्ट रिट्रेस इट प्रीवियस पाथ। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल टॉपिक पे और हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैथमेटिकली प्रिज्म देखने में कुछ ऐसा होता है, ये कोई 2D ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है और ज्योमेट्रिकली वो कुछ ऐसा देखने में होता है। लेकिन अभी तक तो हम लोगों ने स्लैब पढ़ा था, ग्लास स्लैब तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ग्लास स्लैब के केस में हम लोगों ने देखा था कि उसका जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो ऑलवेज एक दूसरे से पैरेलल है। लेकिन प्रिज्म केस में आपको दिख रहा होगा कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, वो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रही है। तो ये तो मैथमेटिकल प्रिज्म है, लेकिन फिजिक्स जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसमें सिर्फ इसी को हम लोग प्रिज्म नहीं बोलेंगे। कोई सा भी हम लोग अगर स्लैब लेकर के आएंगे जिसका जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है अगर वो एक दूसरे से थोड़ा सा भी एंगल बना रहा हो, चाहे वो देखने में कैसा भी हो, तो उसको हम लोग फिजिक्स केस में प्रिज्म ही बोलेंगे। तो इसके बाद मैं एक सवाल करवाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि और कौन कौन सा प्रिज्म होता है और उसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग ऑप्टिकल इसके ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। तो लेट से हम लोगों ने एक लाइट को फॉल करवाया लेफ्ट साइड से, जो कि प्रिज्म के पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉल करते हुए और रिफ्रैक्शन शो करने के बाद अंदर में ट्रांसमिट होकर के और अगेन रिफ्रैक्शन शो करने के बाद वो बाहर इमर्ज हो जाती है। तो ये हमारा दो नॉर्मल और जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई होगा और जो पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग R1 बोल देते हैं और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R2 बोल देते हैं और तीसरा जो कि हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस है फाइनली उसको हम लोग बोल देते हैं स्मॉल ई। और ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और इसको हम लोग पूरे थ्रू द टॉपिक इसको हम लोग ए से ही डिनोट करेंगे। तो सबसे पहला मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन क्या है हम लोग का, वो ये है कि जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है वो हर समय रिफ्रैक्शन 1 वाले एंगल और रिफ्रैक्शन 2 वाले एंगल दोनों एंगल के समेशन के बराबर होता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे इसका हम लोग बार बार यूज करेंगे, तो इसको डिटेल से देखें, ध्यान से देखें। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन। तो ये कैसे आ गया उसको मैथमेटिकली भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस एंगल को लेट से x बोल देते हैं, ये दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है नॉर्मल का वो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका ऑब्वियसली ये जो बाकी दो बचा हुआ एंगल है a प्लस एक्स वो 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि बाकी तो 180 डिग्री हमारे पास पहले ही से है 90 प्लस 90 और एक क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, इसलिए a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस एक्स भी 180 डिग्री के ही बराबर होगा।
इसका मतलब a प्लस एक्स इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस एक्स, और x आपस में कट जाएगा, तो जो हमारे पास फाइनली ऑब्टेन होगा वही होगा a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। अब जो दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन है एंगल ऑफ डेविएशन को लेकर के, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जनरली सवाल इसी से आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखें। तो देखने में एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे पहले तो जो ये हमारा रे है उसने जो डेविएशन शो किया, वो फर्स्ट टाइम जो डेविएशन हुआ वो ये एंगल हुआ, ये जो आपको एंगल ये दिख रहा है इस ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में। तो इस एंगल को हम किस तरह से लिखेंगे, I माइनस R1, ये एंगल I माइनस R1 है, तो ये पहला टर्म है। और दूसरे बार जो इसमें डेविएशन हुआ उसमें जो एंगल ऑब्जर्व हो रहा है वो ये एंगल ऑब्जर्व हो रहा है, तो वहां पे कितना डेविएशन हुआ, तो वहां पे डेविएशन हुआ E माइनस R2, आपको दिख रहा है ये अपोजिट एंगल से ये तो टोटल E हो जाएगा, लेकिन उसमें से R2 हटा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे अपोजिट एंगल तो I हो जाएगा, लेकिन उसी में से R1 हटा देंगे। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और हमें तो पहले से ही पता है कि R1 प्लस R2 A के बराबर होता है। इसका मतलब जो हमारा फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो यही आएगा I प्लस E माइनस A। अब एक और चीज जो अभी मैंने आपको बताया कि द एंगल बिटवीन द सर्फेसेज इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, तो इसके जस्ट आगे मैं एक सवाल बता रहा हूँ, उसमें जो दूसरा मतलब दूसरे तरह के जो प्रिज्म होते हैं उसमें क्या होता है प्रिज्म का एंगल वो देखेंगे, लेकिन डिफिनीशन हर समय सेम ही रहेगा कि जो दो सरफेस के बीच में एंगल बन रहा है उसी को हम लोग प्रिज्म एंगल बोलेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, हमारे पास ये एक 3D ऑब्जेक्ट है कुछ इस शेप का पेंटागोनल, और हमें उसका म्यू दिया हुआ है, और ये एक एंगल दिया हुआ है, और ये बाकी सब 90 90 90 है, ये तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा। इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, और वो इंसिडेंट होने के बाद एक बार इस सरफेस से और एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होकर के बाहर निकल जाती है। अब देखिए ये पहले से हमें मालूम है कि पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है और दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है। अगर वो यहाँ हो रहा होता दूसरा रिफ्रैक्शन तो हम लोग इसको ग्लास स्लैब बोलते, तब हम इसको प्रिज्म बोलते ही नहीं। लेकिन चूंकि हमें पता है कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1 और रिफ्रैक्टिंग सरफेस 2 एक दूसरे से कुछ एंगल बना रही है, तो अब ये फिजिक्स के टर्म्स में क्या हो गया, ये हो गया प्रिज्म। तो भाई इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ है, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो उसे वो वर्चुअल है, हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म निकालते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आगे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है आपका परपेंडिकुलर, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जब दोनों सरफेस को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा जो ऊपर मीट करेगा दोनों सरफेस वही है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये है हमारा वर्चुअल। तो यही है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये 150 डिग्री है, ये सब है 90 90, तो 180 डिग्री। हमें ये पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में सारा एंगल 360 डिग्री होता है, 180 पहले से यहाँ पर है, तो इसका मतलब 150 प्लस 30, तो इसका मतलब ये हमारा एंगल निकल करके आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब तो कुछ है ही नहीं, ए एक बार निकल गया तो खेल खत्म हो गया। और मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया था ताकि आपको ए वाला कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो बस पहले केस में अगर साइन स्नेल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 साइन R1। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन R1। तो यहां से जब आप R1 कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आपका R1 निकल करके आएगा 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं 30 डिग्री, 30 डिग्री निकल करके आएगा। ठीक है, तो R1 तो हमें पता चल गया, और हमें यह भी पता है कि A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, ये तो हमें पहले से ही पता है कि A इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया अब, क्योंकि हमारा R1 भी 30 डिग्री है और A भी 30 डिग्री है, इसका मतलब जो हमारा R2 है वो होगा 0। मतलब ये जो यहाँ पे लाइन है वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ये R2 हमारा मतलब कि जो नॉर्मल जो मतलब जो R2 है वो 0 हो जाएगा, और ये जो हमारा लाइन है वो इस सरफेस के लिए नॉर्मल का काम कर जाएगा और वो स्ट्रेट निकल जाएगा। मतलब इसका फाइनल कंक्लूजन यही है कि डेविएशन सिर्फ एक बार यहाँ पे हो रहा है, और इसके बाद वो जो लाइन है वो 0 का R2 बनाते हुए सीधे निकल जा रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखें और ए का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें। तो इस क्वेश्चन करने के बाद हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं, और वो है ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पे सवाल डायरेक्ट आ चुके हैं कई बार, नीट में भी और जेई में भी, इसलिए इसको भी ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होता है, मतलब एक साइड उसका स्लोप ज्यादा होता है और दूसरे साइड कम होता है। इसका कोई एग्जैक्ट हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं निकालेंगे, बस ये जान लीजिए कि देखने में कुछ ऐसा होता है, बस इतना है। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है सबसे ऊपर वाला,
उसको हम लोग वहाँ पे उस पॉइंट पे हम लोग मैक्सिमम डेविएशन ऑब्जर्व करेंगे, और जो नीचे वाला पॉइंट है उसके बेस वाला वर्टेक्स वाला उस पे वहाँ पे हम लोग मिनिमम ऑब्जर्व करेंगे डेविएशन को, और जो मिनिमम डेविएशन होगा वो i इक्वल्स टू ई पे होगा। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है i इक्वल्स टू ई का, बस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। बस इतना हर समय ध्यान में रखें, ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है कि मिनिमम डेविएशन के टाइम पे जो i इक्वल्स टू ई फॉलो होता है। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर मान के चलिए इस ग्राफ से हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो ऑब्वियसली वो ग्राफ को हर समय दो ही जगह पे कट करेगी, एक केस को छोड़ करके, ये वाला केस। तो यहाँ पे हम लोग दो रूट ऑब्टेन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन उसको कट कर रही है, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ कट होता है वहाँ पे हम लोग रूट्स ऑब्टेन करते हैं इक्वेशन का, मैथमेटिकल टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दो रूट्स ऑब्टेन हो रहे हैं, तो एक होगा i और जो दूसरा होगा वो होगा e। लेकिन अगर हम लोग बेस पे ऑब्टेन करेंगे तो वहाँ पे तो हम सिंगल रूट ऑब्टेन करेंगे। तो वो सिंगल रूट दरअसल है, दिख तो आपको एक रहा है, लेकिन वो दो बराबर रूट्स हैं जो कि i और e दोनों साथ में है। तो यहाँ पे जो पहला रूट है अगर उसको हम लोग i बोल दे रहे हैं, तो दूसरे रूट को हम लोग बोलेंगे e। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर आप इसको i बोल रहे हैं तो ये अपने आप e हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको e बोल दे रहे हैं तो ये अपने आप i हो जाएगा। ये फिर से आपको ग्राफ में दिख रहा है, ये ग्राफ उस लॉ को फॉलो कर रही है, और यही ग्राफ नहीं, कोई सा भी ऑप्टिकल ग्राफ इस लॉ को फॉलो करती है। तो ये आपको क्लियर दिख गया। इसी तरह से किसी भी आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिएगा, वो कर्व को दो जगह कट करेगी, और एक पॉइंट पर आप i ओपन कीजिएगा, दूसरे पर e। और मान के चलिए अगर हम लोग i बढ़ते इस लाइन को पार कर गए, तो वही i अगर इधर i है तो उसका e इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को ध्यान से देखें। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ग्राफ के वर्टेक्स पे हम लोग ऑब्टेन करते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो होगा i प्लस ई माइनस ए, और ये भी मैंने आपको जस्ट बताया कि हम लोग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कंडीशन लगाएंगे i इज इक्वल्स टू ई। तो इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास निकल करके आएगा डेल्टा मिन इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए। 2i बोले या फिर 2e बोले, बात तो बराबर ही है क्योंकि दोनों सेम ही है। अब हम लोग जब इस इक्वेशन में से i को एलिमिनेट करेंगे तो हम लोग का i निकल करके आएगा डेल्टा मीन प्लस a बाई 2। अब हम लोग सिंपली इस वाले केस में स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो हम लोग का स्नेल्स लॉ होगा साइन i इक्वल्स टू म्यू साइन r1, और इसमें i हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाला। तो वहाँ पे हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो इक्वेशन होगा साइन i के जगह पर डेल्टा मीन प्लस a बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू साइन a बाई 2। अब ये a बाई 2 कहाँ से आ गया r1 के जगह पे? तो अगर आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइएगा तो क्लियर आपको दिख रहा है कि म्यू साइन r2 इज इक्वल्स टू साइन ई। अब देखिए साइन ई और साइन आई तो बराबर ही है, इसका मतलब म्यू साइन r1 भी बराबर होगा और म्यू साइन r2 भी बराबर होगा। इसका मतलब r1 इज इक्वल्स टू r2 होगा, और ये तो हमें पता ही है कि a इज इक्वल्स टू r1 प्लस r2 होता है। तो इसका मतलब r1 इज इक्वल्स टू r2 इज इक्वल्स टू a बाई 2 होगा, मतलब दोनों बराबर होगा और दोनों a बाई 2 के बराबर होगा। इसलिए हम लोग यहाँ साइन r1 के जगह पे लिख रहे हैं a बाई 2। और फाइनली जो हम लोग का फॉर्मूला है म्यू के लिए, कंडीशन दरअसल हम लोग म्यू के लिए ही निकाल रहे थे, तो म्यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन इंटू डेल्टा मीन प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो इस फार्मूला को याद रखें, ध्यान से इसको देखें। इस पे भी डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं दोनों नीट और जेई में, तो नीट वाले बच्चे तो याद ही रखें, जेई वाले बच्चे इसको जल्दी जल्दी एग्जाम के टाइम पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये है हमारा अगला टॉपिक, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस एंड ऑल इमरजेंस। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं नो इमरजेंस और ऑल इमरजेंस का क्या मैथमेटिकल कंडीशन है और वो दरअसल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नो इमरजेंस का। तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसी का हम लोग यूज करेंगे, और इसका जो प्रिज्म एंगल है वो है ए, वो तो हर समय रहता है। तो ये जो केस आपको मैं दिखा रहा हूँ ये ब्लैक कलर का, ये है आपको नो इमरजेंस का एक्सट्रीमम केस। नो इमरजेंस मतलब जब हम लोग लाइट इधर से फॉल करवाएंगे तो वो दूसरे साइड में नहीं निकलना चाहिए, मतलब या तो अंदर में वो रिफ्लेक्ट हो जाए या फिर उसी सरफेस के पैरेलल वो निकल जाए। तो ये हम लोग का है एक्सट्रीमम केस। वो एक्सट्रीमम क्यों है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल से बना रहा है 90 डिग्री एंगल, तो इसका एंगल मैक्सिमम है। इसका मतलब अगर इसका एंगल मैक्सिमम है तो R1 भी इस केस के लिए मैक्सिमम है। अब हम लोग एंगल घटाते जाएंगे तो R1 भी घटते जाएगा, ये तो आपको स्नेल्स लॉ में इतना तो क्लियर दिख ही रहा होगा। तो अगर R1 हम लोग मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं तो R2 सबसे छोटा होगा, और R2 सबसे छोटा होगा तो सबसे ज्यादा चांस है उस रे का बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी वो इमर्ज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो केस है वो एक्सट्रीमम है।
तो इसका देख लेते हैं मैथमेटिकल कंडीशन एक्सट्रीमम का। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ, 1 sin 90 डिग्री इक्वल्स टू म्यू साइन r1, और उसके बाद यहाँ से जब हम लोग r1 निकालेंगे तो वो होगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। अब मैं आपको पहले से भी बता रहा था टीआईआर के केस में भी, टीआईआर केस में मैंने आपको बताया था कि हम लोग उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू को। तो ऑब्वियसली r1 यहाँ पे हो जाएगा थीटा सी, और R2 भी इसी तरह से, जब आप इसी तरह से फॉर्मूला लगाइएगा तो R2 भी आपका यही निकल करके आएगा, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू इज इक्वल्स टू थीटा सी। तो ये R2 भी हमारा थीटा सी हो गया और वो दोनों बराबर हो गया नो इमरजेंस वाले केस के लिए। वो भी हम लोग जब सिर्फ एक्सट्रीमम का बात कर रहे हैं। तो फाइनली जो हम लोग का A निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 2 थीटा सी, मतलब कि ये दोनों R1 प्लस R2 2 थीटा सी। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, अगर जो हमारा A है वो 2 थीटा सी से छोटा है, अगर हमारा A 2 थीटा सी से छोटा है तो हर समय जो रे है वो इमर्ज होगा ही होगा, ये कंफर्म बात है। अगर हमारा रे 2 थीटा सी से छोटा हो गया तो वो हर समय रे इमर्ज करेगा ही करेगा। और दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारा जो A थीटा सी से 2 थीटा सी से बड़ा है तो उस केस में रे कभी भी इमर्ज नहीं होगा। तो ये एक मतलब गैप है हमारे पास, ये कंडीशन है कि इस दोनों मतलब कि जो A है वो 2 थीटा सी से छोटा ही होना चाहिए अगर हम लोग प्रिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक मतलब कि लेबोरेटरी वाला केस मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं ऑल इमरजेंस वाला केस। तो उसके लिए भी हम लोग एक्सट्रीमम का ही बात करेंगे। तो एक्सट्रीमम में हम लोगों ने जो एंगल है उसको मिनिमम लिया है। अगर ये हमारा एंगल मिनिमम है मतलब R1 हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमारा एंगल मिनिमम है तो R1 भी मिनिमम है, अगर R1 मिनिमम है तो R2 मैक्सिमम है। ये हम लोग एक्सट्रीमम वाला केस देख रहे हैं। तो R2 मैक्सिमम है तो सबसे ज्यादा चांस होगा उसका इमर्ज नहीं होने का। मतलब अगर हम लोग जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे हम लोग का रिफ्रैक्शन बाहर और ज्यादा होने लगता है। ज्यादा होते होते एक ऐसा केस आता है कि वो TIR शो करने लगता है। तो उसके लिए हम लोग जितना बड़ा एंगल ले उतना अच्छा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सबसे छोटा एंगल ले रहे हैं, सॉरी R2 सबसे बड़ा ले रहे हैं ताकि हम लोग एक्सट्रीमम वाला केस देख सकें। तो इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहले तो I अगर 0 है तो R1 भी 0 होगा। इसका मतलब जो A है हमारा वो R2 होगा। तो उसमें जब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो हमारा होगा म्यू साइन A इज इक्वल टू 1 साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इस सरफेस के थ्रू ही निकल रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगेन हमारा जो A निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो फिर से जो हम लोग A ऑब्टेन कर रहे हैं ऑल इमरजेंस के एक्सट्रीमम केस के लिए वो है थीटा सी A इज इक्वल टू। तो इसमें भी दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पहला ये है हमारा कि जो रे विल नॉट इमर्ज आउट, अगर ए जो है हमारा थीटा सी से छोटा है तो रे इमर्ज आउट होगा ही नहीं। और इसका मतलब हम लोग अगर रे इमर्ज आउट करवाना है तो उसके लिए हम लोग को क्रिटिकल एंगल से ए को बड़ा ही करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग को प्रिज्म को स्टडी करना है तो हम लोगों को क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना पड़ेगा ए को। तो अब देखिए, अब इस दोनों के कंजंक्शन से एक हम लोगों का मतलब बैंडविड्थ निकल करके आ गया है। वो बैंडविड्थ है कि ए को हर समय थीटा सी से मतलब क्रिटिकल एंगल और क्रिटिकल एंगल के डबल इस दोनों के बीच में ही होना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रिज्म को स्टडी कर पाएंगे। नहीं तो दूसरे साइड से हम लोग रे को इमर्ज होते हुए देखेंगे ही नहीं, वो रे अंदर में ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, तो आप इसको अच्छे से देख लें। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन जेई मेंस में आ गया था, लेकिन उसमें जो है सो कंडीशन नहीं पूछा था, उसमें थीटा दिया हुआ था और उसमें कंडीशन इस चीज का पूछ रहा था कि एसी के थ्रू ट्रांसमिशन हो ही हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कंडीशन वाला केस आए तो याद रखिए आपको एक्सट्रीम केस ही देखना चाहिए, या फिर लोअर एक्सट्रीम हो या फिर अपर एक्सट्रीम हो। तो यहाँ पे तो कुछ अपर एक्सट्रीम नहीं हो सकता था, यहाँ पे कुछ लोअर एक्सट्रीम नहीं हो सकता था, लेकिन अब अपर एक्सट्रीम हो सकता था कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो। मतलब ट्रांसमिशन होते होते एक ऐसा केस आए कि ये इस लाइन के पैरेलल ही हो जाए। अब इससे ज्यादा अगर हम लोग करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो वाला केस था इसमें। तो यहाँ पे एंगल है आपका 90 डिग्री, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इसमें बस अगर 90 डिग्री है तो ये भी आपको पता है, कैलकुलेशन में बहुत बार कर चुका हूँ, तो उसमें आपको पता है कि ये हर समय ये थीटा से ही निकल करके आता है क्रिटिकल एंगल। अगर ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ है तो थीटा सी भी हमें पता है, वो होता है साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तो बस कुछ नहीं करना है अभी हमें, और ये भी एंगल पता है, ये हो जाएगा आपको A माइनस R2, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है। तो बस अब हम लोग लगा देंगे स्नेल्स लॉ, तो वो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू साइन A माइनस R/2। तो हम लोग यहाँ पे R/2 को रिप्लेस कर देंगे साइन इनवर्स 1 बाय म्यू से, तो म्यू साइन
ए माइनस साइन इनवर्स 1/μ, और फिर हम लोग का थीटा निकल जाएगा साइन इनवर्स, और यही सब पूरा का पूरा। इसका मतलब अगर हमारा थीटा इससे बड़ा हुआ, अभी तो हम लोग मैक्सिमम केस है, लेकिन कंडीशन क्या बनेगा, कंडीशन ये नहीं बनेगा। कंडीशन में हम लोग ये लगाएंगे, ये वाला साइन, कि अगर थीटा इससे बड़ा हुआ तब तो इमरजेंस आपका होगा ही होगा। तो यही कंडीशन निकल करके आया था, और 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें ये सारे ऑप्शन थे, तो उसमें एक ऑप्शन ये था और ये सही होता। तो ये क्वेश्चन आया था, इसको ढंग से देखें। तो अभी तक हम लोगों ने जिन प्रिज्म का जिक्र किया था वो थे नॉर्मल प्रिज्म, जिनका साइज सिग्निफिकेंट है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल प्रिज्म का। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसके लिए जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पहले वाले सरफेस पे अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 sin i इक्वल्स टू म्यू साइन r1, और अगर दूसरे वाले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू साइन r2 इक्वल्स टू 1 sin e। अब देखिए, अब चूंकि ये प्रिज्म बहुत स्मॉल है, इसका मतलब ये जो इसका एक सरफेस होगा, ये इस परपेंडिकुलर लाइन से बहुत कम एंगल बना रहा होगा। मतलब अगर कोई भी लाइट रे इस पे आप फॉल करवाइएगा तो वो जनरल केस में वो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये जो r1 होगा, r2 e, ये सारे एंगल बहुत छोटे छोटे होंगे। इसका मतलब जब हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोक्सीमेशन करके जब इसको फिर से हम लोग लिखेंगे, तो वो हम लोग लिखेंगे पहले केस के लिए i इक्वल्स टू म्यू r1, साइन खत्म हो गया क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है अप्रोक्सीमेशन वाले केस में, और उसी तरह से म्यू r2 इक्वल्स टू हो गया e। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पहले से पता है कि एंगल ऑफ डेविएशन होता है i प्लस e माइनस a, ये तो हर केस में एप्लीकेबल है ना। लेकिन हम लोग स्मॉल प्रिज्म के लिए अलग से जब ड्राइव करेंगे तो हमारा ये जो डेल्टा है वो निकल करके आएगा म्यू r1 प्लस म्यू r2 माइनस a। आई और ई को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो r1 प्लस r2 a होता है, ये भी हमें पता है। तो वहां पे जो हम लोगों को स्मॉल प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा प्रिज्म एंगल इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। तो इसको ध्यान में रखें, जब भी स्मॉल प्रिज्म का जिक्र आए तो वो जनरली डेविएशन पे ही सवाल पूछेगा, और उसका फॉर्मूला जल्दी से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, और वो फॉर्मूला है a इंटू म्यू -1। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था स्मॉल प्रिज्म के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्पर्जन वाला केस। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि अभी तक हम लोग जिन लाइट रेज को डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही देख रहे थे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि जिसमें सिर्फ एक ही लाइट रे हो और उसका सिंगल वेवलेंथ लैम्डा हो। लेकिन नेचर में जनरली मल्टीक्रोमेटिक लाइट एग्जिस्ट करता है। तो मल्टीक्रोमेटिक लाइट क्या है? तो मल्टीक्रोमेटिक लाइट वो लाइट रे है जिसमें कि कम से कम 2 डिफरेंट लाइट रे एग्जिस्ट करे जिनका वेवलेंथ अलग अलग है, जो कि λ1 λ2 और इसी तरह से फर्दर होगा। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि डिस्पर्जन दरअसल है क्या, उसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि जो व्हाइट लाइट है, जो कि सनलाइट या फिर जनरली जो व्हाइट लाइट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, दरअसल वो विजिबल हम लोग के विजिबल बैंडविड्थ में जितना भी लाइट एग्जिस्ट है वो सारा अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो वही व्हाइट लाइट बन जाएगा। तो जब भी व्हाइट लाइट हम लोग मतलब कि फॉल करवाए हैं किसी प्रिज्म पे, तो वो फाइनली प्रिज्म ही नहीं किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो वो फाइनली रिफ्रैक्ट होने के बाद जब वापस उसी मीडियम में लौटेगा तो वो जितना भी इंडिविजुअल उसका जो कंपोनेंट होगा लाइट रहेगा उस सब में डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से वो स्प्लिट हो जाएगा। तो चूंकि मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ विजिबल बैंडविड्थ का बात कर रहे हैं, चूंकि हम लोग सिर्फ व्हाइट लाइट को देख रहे हैं, तो विजिबल बैंडविड्थ है हमारा वायलेट से लेकर के रेड तक। तो वायलेट का जो लैम्डा होता है वेवलेंथ वो सबसे ज्यादा होता है 7000, और जो रेड है उसका लैम्डा होता है सबसे कम 3000। मतलब 3000 से 7000 के बीच में हमारा विजिबल लाइट रेंज है, और वही उतना ही यहाँ पे स्प्लिट हो जा रहा है जो कि आपको दिखेगा। इसके अलावा जो है वो आपको दिखेगा ही नहीं, तो उसको डिस्कस करके भी क्या ही फायदा है। अच्छा, तो ये इसमें डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन क्यों आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कॉचीज थ्योरम। ये कॉचीज थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं पार्ट 1 में आपको रिफ्लेक्शन का बेसिक रिफ्लेक्शन से पहले जो कॉमन इंट्रोडक्शन है वो करवा रहा था। तो कॉचीज थ्योरम का कहना है कि म्यू इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट प्लस किसी कांस्टेंट अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। इसका मतलब क्लियरली लैम्डा डिपेंड कर रहा है म्यू पे, और वो भी इनवर्सली। मतलब लैम्डा बढ़ाएंगे तो म्यू लैम्डा अगर बढ़ाएंगे तो म्यू आपका घटने लगेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि रेड का लैम्डा सबसे कम है 3000, तो इसका मतलब उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा सबसे ज्यादा, इसलिए उसमें जो डेविएशन वो होगा सबसे कम। सॉरी, हाँ, सही। अगर हम लोग सबसे कम वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं तो म्यू हमारा मैक्सिमम होगा, और अगर म्यू हमारा मैक्सिमम है तो हमारा वेवलेंथ
सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा। इसको आप कैलकुलेट करके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। और उसी तरह से वायलेट के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मैक्सिमम डेविएशन। तो लेट से हम लोग रेड के डेविएशन को बोल रहे हैं डेल्टा आर, और इस वाले डेविएशन को बोल रहे हैं डेल्टा वी। तो अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखेंगे तो वो हमारा निकल करके आएगा यही ए इंटू म्यू वी माइनस वन और माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस वन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों लेमडा के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और ये हमारा वो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है। जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यही जो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। मतलब कितना आपको यहाँ पे एंगल ऑब्जर्व हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, जिसको हम लोग थीटा भी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आपको निकल करके आ जाएगा ए से तो ए कट जाएगा वन 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 वाला, तो वो निकल करके आएगा ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। तो हम लोग दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म है ए डेल्टा मीन। मतलब जो मीन डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन हम लोग येलो वाला लेके चलते हैं। ये मतलब कि कॉमन बाय डिफॉल्ट है कि जो बीच वाला वेवलेंथ है वो हम लोग येलो का लेके चलते हैं, क्योंकि उसका वेवलेंथ 3000 से 7000 के नियरली मिड में ही फॉल करता है। तो इसलिए डेल्टा जो मीन होगा उसके लिए हम लोग लेंगे ए इंटू म्यू वाई माइनस वन। अब जो हमारा अगला टर्म है वो है म्यू वाई। म्यू वाई मतलब कि येलो वाले वेवलेंथ के लिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैसे तो इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ डेल्टा मीन डिफाइन कर दिया है तो इसलिए येलो वाला वेवलेंथ के लिए हमारा निकल करके आएगा म्यू वी प्लस म्यू आर बाई टू। तो अब हम लोग फाइनली देख लेते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या है, ये हमारा फाइनल टर्म है। तो डिस्पर्सिव पावर आपका हो जाएगा, जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर है आपका थीटा अपॉन डेल्टा मीन। थीटा अपॉन डेल्टा मीन है तो थीटा भी हमें पता है और डेल्टा मीन भी पता है, तो बस कुछ नहीं करना है हमें। ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। ए से ए कट जाएगा और यही हमारा है फाइनल डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। तो इसी तरह से हमारा वीडियो खत्म होता है। हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके उतना से उतना, और हमें सपोर्ट भी करें। थैंक्स।